हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजी क्लासेस। अभी तक हमने मोशन पढ़ा है, ठीक है, एंड वी डिड सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। क्वेश्चंस भी हमने इस पे किए हैं। आई होप आपको समझ में आए हो। तो मोशन में मैंने न्यूटन्स लॉज डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताए हैं हमने। एक्सलरेशन पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है। लीनियर मोशन मतलब मोशन इज इन ए लाइन और स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। दैट वाज द लीनियर मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले लीनियर मोशन में छोटी सी चीज रहती है, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। जहां पर मोशन की बात होगी वहां पर फ्रिक्शन की बात कैसे नहीं होगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है आप सोचिए। सबसे पहले आप एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस, और एक बॉल है, एक फुटबॉल है। मैंने उसको किक किया तो वो कुछ दूरी तक गई और जाके रुक गई, स्टॉप्स, ठीक है। तो आपने तो किक किया था फुल फोर्स के साथ, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स एंड फोर्स इज जीरो देयर। जो आपने अप्लाई किया था वो फोर्स, तो ये अपने आप कैसे रुक कैसे गई। मतलब हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, बिकॉज टॉपिक्स आर लिंकिंग विद ईच अदर। ओके, तो न्यूटन्स लॉस मतलब फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, will stay in motion or rest if there is no external force applied on it. If there is no external force applied on it, ठीक है। तो यहां तो आपने फोर्स लगाया था, मतलब आपने तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, तो फिर भी वो जाके रेस्ट स्टेट में कैसे आ गई। मतलब वो उसको तो आपने एक बार फोर्स लगा दिया, ठीक है, इसके बाद बीच में तो कोई फोर्स नहीं है, तो इट मीन्स इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बट इट हैव टू बी इन द मोशन, बट इट इज इन रेस्ट स्टेट आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा कौन सा फोर्स लग गया इस पे, मतलब आपने लगाया था उसके बाद इस पे कौन सा फोर्स ऐसा लगा कि ये रेस्ट स्टेट में आ गई है, ठीक है। तो देयर इज अ फोर्स जो सरफेस है, मतलब सरफेस इज ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कम्स एट द रेस्ट स्टेट, ठीक है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, आपने जो फोर्स लगाया था उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन जो सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा है उस वजह से ये रुक गई है, इट मीन्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होगा, ठीक है। तो वो सरफेस जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स ऑल्सो, फोर्स, ठीक है। सो दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको यहां से इस एग्जाम्पल से आप सोचना शुरू कर सकते हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अभी देखिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे चल पा रहे हैं आसानी से, लेकिन आप आइस में जाते हैं। मान लीजिए बर्फ रखी है, बड़ा सा स्लैब रखा है आइस का, ठीक है, उस पे आपको बोले कि चलिए,
तो आप नहीं चल पाएंगे, स्लिप करके गिर जाएंगे। आप देखते हैं स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग, तो कितना मुश्किल होता है उस पे मूव करना आइस पे, ठीक है। और रोड पे चलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, वेरी इजी, ठीक है। वॉकिंग ऑन द रोड इज वेरी इजी, बट ऑन द आइस इज नॉट। तो ऐसा क्यों, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोड एंड द आइस? सरफेस है, तो इन दोनों सरफेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर हम घर में सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा दिया, तो गिर सकते हैं हम लोग स्लिप करके, वी स्लिप ऑन द वेट फ्लोर, ठीक है। तो हम ड्राई फ्लोर पे क्यों नहीं स्लिप करते? मतलब why don't we slip on the dry floor but we slip on the wet floor? तो ड्राई और वेट फ्लोर में क्या डिफरेंस है कि हम उस पे गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप अपने चारों तरफ ऐसे एग्जांपल्स और भी नोटिस कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दैट प्रॉपर्टी विच इज मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द surfaces, that is the friction. फ्रिक्शन इज कॉल्ड गुड एविल, ठीक है। इसको गुड एविल भी बोलते हैं। एविल मतलब जो चीज अच्छी नहीं है, बट ये अच्छी है, बट एक बुरी चीज भी है, ठीक है। एक लिमिट तक ही ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए, अगर मैं रोड पे चल रही हूं, तो इट मीन्स वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन इज मोर, ठीक है। फ्रिक्शन इज मोर देयर, एंड ऑन आइस फ्रिक्शन इज लेस, यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है। तो अभी आप देखिए, हमें तो चलना है ना रोड पे, मतलब हमें चलने के लिए, अच्छे से चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वही फ्रिक्शन अगर आइस पे है तो वो ज्यादा हो गया, तो वहां पे हम चल नहीं पा रहे, तो हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ वहां पे, मतलब हमें तो प्रॉब्लम ही हुई ना। तो यहाँ पर ये एविल बन गया और यहाँ पर ये गुड, मतलब ये दोनों काइंड ऑफ प्रॉपर्टी लेके चलता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फ्रिक्शन इज नथिंग बट द फोर्स exerted by a surface where an object is moving across it, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे चल रहा है, तो जो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, this is the external force and this is the frictional force the surface is applying on that object, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई फ्रिक्शन की? इन एग्जैक्ट वर्ड, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे चल रहा है, ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन होता है दोनों सरफेसेस का, जो इस बॉल का है और जो इस सरफेस का, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करे, मतलब उसको चलने से रोके, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। समझ में आ गया आपको? ओके। फ्रिक्शन 3 टाइप्स का होता है। फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2, काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अभी तक आपने अपने चारों तरफ जो चीजें होती है ना, उनको ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हीं एग्जाम्पल से आपको ये तीनों चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज एट रेस्ट, ठीक है। इस वर्ड से समझ में आ गया। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? विच इज इन मोशन। रोलिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इन रोटेटिंग, ठीक है, मतलब जो रोल कर रही है सरफेस पे, वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया सोचना शुरू कर सकते हैं कि इनको आप टॉपिक से रिलेट कैसे करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सोफा है, ठीक है, और उस सोफा को मैं पुश कर रही हूँ, ये फ्लोर पे रखा है, उस सोफा को मैं पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, ठीक है, वो बहुत भारी है, वो मुझसे नहीं हिल रहा है, ठीक है।
तो जब तक वो सोफा नहीं हिल रहा है, इट मीन्स दैट सरफेस इज अप्लाइंग ए फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द सोफा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब that value of friction till the sofa is in the rest state, मतलब which is in static position, that is called the static friction. ठीक है, अभी देखिए, और ये दोनों बैलेंस्ड फोर्स है. External force which I am applying and the force which the surface is applying on the object, that is they are in the balancing, मतलब they are equal and in opposite direction. That's why net resultant force is 0. ठीक है, that's why there is no distance covered by the sofa. So the point till the point the sofa is at rest state is known as the static friction. लेकिन मान लीजिए बहुत देर बाद आप नोटिस करेंगे, बहुत देर बाद सोफा थोड़ा सा हिला, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस इसने कवर करी, दैट इज dx. ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया, तो जिस पॉइंट पर इसने हिलना शुरू किया है, दैट पॉइंट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? काइनेटिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इन मोशन. सो हियर द सोफा इज इन मोशन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया. अभी देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हुआ? अब आप सोचिए कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है. अभी आप देखिए, एक बार अगर सोफा हिल गया है, थोड़ा सा हिल गया है, तो अभी उसको और आगे मूव करवाना इजी है, वो इजीली मूव करेगा. ठीक है, जब तक ये यहाँ से हिला नहीं था तब तक मुश्किल था, लेकिन एक बार हिलने के बाद ये इजीली मूव करेगा, मतलब स्लाइड करेगा सरफेस पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑल्सो. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑल्सो. आपको अगर ये टर्म दिख जाती है तो आप मतलब टेंशन मत लेना कि ये क्या आ गया. ये काइनेटिक फ्रिक्शन को ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं और डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन. तो ये 3 टर्म्स है, आप इसको समझ सकते हैं. तो जैसे ही ये सोफा थोड़ा सा हिला, उसके बाद मैं उस पर थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स, जितना फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया था उतना फोर्स यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, वो इजीली आगे मूव करेगा. तो इट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हुआ यहाँ पर. ठीक है, बिकॉज ये एक रेस्ट स्टेट में जब तक रहा तब तक मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ा. ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन हियर. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ओके. काइनेटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन ऑल्सो वी कॉल इट. सेल्फ एडजस्टिंग. सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो खुद को एडजस्ट करता रहे. अब सेल्फ एडजस्टिंग देखो कैसे हुआ. जब तक मैं इस पे फोर्स लगा रही थी, ये अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था. मतलब जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ उतना ही ये खुद को और मोर वैल्यू के लिए एडजस्ट कर रहा है. ठीक है, मतलब पहले भले ही इसकी कितनी भी वैल्यू रही हो, लेकिन जितना फोर्स मैं लगाऊंगी उतना ही ये खुद की वैल्यू बढ़ाता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑल्सो. ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके. अब काइनेटिक फ्रिक्शन आपको यहां से समझ में आ गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब शुरू होता है, मतलब एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है. ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट. surface of the contact is very very important in the topic of the friction. अब surface of the contact क्या होता है? देखिए, अगर यही सोफा मैंने एक फर्श पे रखा है, अगर यही सोफा मैं आइस स्लैब पे रखती हूँ, ठीक है, आइस स्लैब पे मैंने रखा, तो ये इजीली मूव करेगा. ठीक है, बिकॉज द फ्रिक्शन इज लेस देयर. तो क्या पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुआ कि किस सरफेस पे रखा है ये कॉन्टेक्ट. ये जो सोफा है कौन से सरफेस के कॉन्टेक्ट में है? इट इज in the contact of floor or it is in the contact of the ice. ठीक है, तो यहाँ पर surface of the contact is the most important part. So जहां पर rough surface होगा, if there is a rough surface, friction is more, and if there is smooth surface, the friction is less. ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत सिंपल है. अभी आप देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है.
आपको समझ में आया होगा, द बॉडी विच इज इन द रोटेशनल मोशन, मतलब कि जो रोल कर रही है। अब एक एग्जांपल लीजिए, जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम एक बैग लेकर जाते हैं, मान लीजिए मेरा बैग हो गया 20 किलो या 30 किलो समथिंग, ठीक है, तो मैं उसको उठा के भी नहीं चल पा रही हूँ, थोड़ी देर उठा लूंगी लेकिन ज्यादा देर नहीं उठा सकती, ठीक है, तो मैं थक हार के इसको जमीन पे रख के और इसके स्ट्रिप से मैं इसको खींचना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, तो उसमें भी बहुत हिम्मत लगती है, मतलब उसमें भी बहुत मेहनत लगेगी कि ये मेरे से नहीं हिलेगा। लेकिन अगर इसी बैग में मैं नीचे छोटे छोटे टायर लगा दूं, ठीक है, व्हील्स लगा दूं, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत मजा आएगा इसको खींचने में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है, जैसे जिनको हम ट्रॉली बैग्स कहते हैं, ठीक है, तो ट्रॉली बैग यही होते, पहले नहीं होते थे ना ये ट्रॉली बैग, लेकिन अब ट्रॉली बैग जिनमें टायर लगे होते हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया। तो ये मतलब क्यों हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अब यहां पर जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी मीन्स दिस बैग, और जो कांटेक्ट है सरफेस का, दिस व्हील एंड दिस फ्लोर, ठीक है, इन दोनों का जो कांटेक्ट है, दिस इज रोलिंग ऑन द सरफेस, ये रोल कर रहा है। पहले जो सोफा का एग्जांपल है तो उसमें वो स्लाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो टायर से ये क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, सो दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी आप देखिए, अब रोलिंग फ्रिक्शन कम हुआ या काइनेटिक फ्रिक्शन कम हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन में तो फिर भी स्लाइड कर रहा था ना मेरा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें रोल कर रहा है, और इसमें मुझे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब फोर्स इज वेरी लेस, ठीक है, फोर्स इज वेरी लेस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे लगाना पड़ा था, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा हुआ और रोलिंग फ्रिक्शन कम हुआ, ठीक है। तो अगर मैं तीनों की बात करती हूँ, स्लाइडिंग की, सॉरी, स्टैटिक, काइनेटिक एंड rolling, which one is more, static friction is the most and kinetic is less than the static friction and rolling friction is less than the kinetic friction। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही नहीं करना, समझना है, क्योंकि इतने इजी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, सीधे सीधे आपको समझ में आ जानी है चीजें। रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स देखो, सबसे इजी, साइकिलिंग, हम साइकिल करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई फोर्स लगाना पड़ता है बट इतना ज्यादा नहीं, एक बार साइकिल चलना शुरू हो गई मजा आएगा चलाने में। कार चल रही है रोड पे, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कार चल रही है, दे आर द टाइप ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अभी आप सोचिए, अभी तक हमने सिर्फ सॉलिड्स की बात करी है कि सोफा है, फ्लोर है, ये सब सॉलिड की बात करी है, तो आप सोचिए कि क्या फ्रिक्शन गैसेस और लिक्विड में भी होता है क्या, सोच के देखिए एक बार कि डज फ्रिक्शन हैपन इन द गैसेस और लिक्विड्स आल्सो, एग्जांपल्स लेके देखिए। तो आप एग्जांपल लीजिए कि आपको एक पॉइंट है ए और बी, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, एयर में, मतलब इन द एयर मीडियम, तो आप इजीली जा पाए। अगर मैं बोलूं ए पॉइंट से बी पॉइंट में आपको वाटर में जाना है, ठीक है, दो मैंने मीडियम ले लिए, वन इज वाटर वन इज एयर, तो अगर मैं बोलूं कि वाटर में जाना है तो किस में आप जल्दी पहुंचेंगे, ऑब्वियसली एयर में, ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा एयर में पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए, लेकिन वाटर में ज्यादा लगेगा। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है वाटर में जाने के लिए, तो द प्रॉब्लम इज friction, because if I'm going to from point A to point B in this direction, so I am applying my force in this direction, but the water is applying the force in opposite direction, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो वाटर इन लिक्विड्स आल्सो देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आप सोचिए, आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, ठीक है, एंड 1 ग्लास ऑफ हनी ले लीजिए, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा ले लीजिए, चलिए, अभी आप इसको
फर्श पे डाल दीजिए, हनी को भी आप फर्श पे डाल दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि वाटर तो यहां से फ्लो करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है, लेकिन हनी तो चला ही नहीं, मतलब हनी तो चल के बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस पे आया है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जिसने हनी को रोका फ्लो करने से लेकिन वाटर को नहीं रोका, ठीक है। तो सोचिए जरा, तो ऐसी कौन सी चीज है, जो है तो दोनों लिक्विड है ना, तो क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो एक डिफरेंस है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहां पर होता है? रिलेटिव मोशन में, ठीक है। तो जो वाटर की जो लेयर्स हैं, इन इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है, और हनी में क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स in the honey is more and in water it is less. So that frictional force between the layers of the liquid is called viscosity. ठीक है, विस्कोसिटी कहते हैं उस चीज को हम। तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा हुई? हनी की ज्यादा हुई, वाटर की कम हुई, ठीक है। तो यहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अकर्स इन लिक्विड्स ऑल्सो, ठीक है। अभी लिक्विड की बात हो गई, अभी हम एयर की बात करते हैं, मतलब गैसेस की बात करते हैं। अभी आप देखिए कि एरोप्लेन्स का एग्जांपल लीजिए। एरोप्लेन्स को आप देखते हैं आसमान में उड़ते हुए? बिल्कुल देखते हैं। बर्ड्स को आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। तो ये एरोप्लेन्स, बर्ड्स, ये एयर में कैसे फ्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए एरोप्लेन्स बनी कैसे? तो who discovered the aeroplanes? They were Wright brothers, ठीक है। दो भाई थे जिन्होंने एरोप्लेन को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने ऐसे बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि बर्ड्स फ्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं फ्लाई कर सकता, ठीक है। तो फिर उन्होंने बर्ड्स के कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया और देन ही डिस्कवर्ड एरोप्लेन्स। तो डिफरेंस क्या है हम में और बर्ड्स में? मतलब भाई हमारी शेप ऐसी नहीं है, हमारे पंख नहीं है, ठीक है, बट बर्ड्स हैव शेप। और उस शेप को क्या कहते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती है? दैट इज स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप। अब एयर जो है वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है। मान लीजिए एक बॉडी है विच इज फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिकॉज अर्थ हैव ग्रेविटेशनल विच अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके। तो ये नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, बट एयर इज ऑल्सो, अब एयर तो है ना भाई मीडियम में, तो दिस फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अप्रोचिंग द अर्थ, बट air is applying opposite force on this object which is known as air dragging, एयर ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। उस फोर्स, वो फोर्स क्या हुआ? फ्रिक्शन ही तो हुआ, मतलब दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बाय द एयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन हर जगह लगता है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो। देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ फ्रिक्शंस: स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड फ्रिक्शन इज इन ऑल थ्री टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, और ये देखिए एरोप्लेन्स, बर्ड्स, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन के। और आप देखेंगे कि फिश है, फिश की शेप भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड होती है सो दैट इट कैन इजीली फ्लो इन द वाटर, ठीक है। ये लिक्विड की बात करिए, गैस, अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर में सोचिए कि अब इनकी शेप ऐसी क्यों होती है? बिकॉज ये जो एयर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, मतलब जो फोर्स लगाती है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे, वो उसको कैंसल आउट कर सकती है इजीली, ठीक है। तो अभी सोचिए कि एरोप्लेन बर्ड्स की शेप में बना है, अगर एरोप्लेन को मैं बस बना दूं, मतलब एक
रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिस अगर मान लो मैं एक बस को उड़ाना चाहूं तो क्या ये उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी, बिकॉज इसकी शेप स्ट्रीमलाइन नहीं है और इट विल नॉट कैंसिल द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को ही कैंसिल आउट करने के चक्कर में अपना सारा फोर्स वहीं पे यूटिलाइज कर देगी और वो उड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? ओके, ये था, यहां पर लीनियर मोशन की बात खत्म होती है। ठीक है, लीनियर मोशन में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है जो भी अभी तक पॉसिबल थी। आई होप आपको समझ में आए। अभी हम मोशन पढ़ रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई? समथिंग विच इज इन द सर्कुलर मोशन, मतलब कि जो एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही है। मतलब एक सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr। तो दैट ऑब्जेक्ट which is moving on the circumference of a circle is known as the circular motion. एग्जाम्पल्स देखिए, फैन देखिए, अपने आपके रूम में फैन तो होगा ही, फैन ऑन द सीलिंग। ठीक है, तो जो फैन की ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहां से चली, फिर ऐसे तीनों, मतलब तीनों का अपना अपना सर्कुलर मोशन रहेगा, लेकिन तीनों क्या कर रही है? मूव कर रही है इन सर्कल फॉर्म, दे आर मेकिंग सर्कल्स, सो दे आर इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। सैटेलाइट्स, अर्थ है मेरी, सैटेलाइट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दे आर ऑल्सो इन द सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन भी 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स अकर्स इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। ठीक है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, हमने स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर मोशन जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो लगता है उस पर, न्यूटन सेकंड लॉ, जो क्या था? F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सलरेशन। अब जब मैंने सर्कुलर मोशन बताया तो आप देखिए, सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। ठीक है, तो अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, so change in velocity is acceleration and object is having mass also. ठीक है, तो something, the object which have mass m and is in acceleration is exerting a force. ठीक है, automatically there is a force, so that force, this is v and sorry this is a, ये acceleration है इस तरफ, ठीक है, so there is a force which is towards the center, this force is known as the centripetal force. ठीक है, तो the force which is applying on the object which is forcing it towards the center, that is known as the centripetal force. ठीक है, this is the external force required to maintain the circular motion of the body. मतलब इस circular motion को मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ओके, अभी इसका सिंपल से एग्जांपल है, थ्रेड लीजिए, थ्रेड पे एक स्टोन बांध लीजिए, उसको हाथ से घुमाइए, घुमाते रहेंगे, ठीक है, तो जब तक ये उस मोशन में है, मतलब जब तक ये सर्कुलर मोशन में है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ दिया, ये क्या करेगा? बहुत दूर जाके गिरेगा, बहुत दूर। ठीक है, तो ये जब तक ये मोशन में था, ठीक है, तब तक इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स था जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ आने के लिए पुश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो मैंने इसको छोड़ दिया, ये बहुत सेंटर से बहुत दूर जाके गिरा।
ठीक है, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैसे एग्जैक्ट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स ऑल्सो। ठीक है, इनको बस हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन इसकी कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस है नहीं। तो इसलिए आप देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभी आप सोचिए आप बस में बैठे हैं, ठीक है, और एक ऐसे ये कर्व्ड पाथ है और बस इस पे चल रही है ना, और हम इसमें बैठे हैं, तो जैसे ही बस यहाँ पर पहुंचेगी तो बस विल try to achieve the path which is going towards the center of this curved path। ठीक है, वो इस तरफ मुड़ेगी, लेकिन हम जो बस में बैठे हैं वो दूसरी तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। फील करना कभी आगे से आप बस में बैठेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो दूसरी तरफ अपने आप ही धकेली जाएगी, और बस क्या है वो सेंटर की तरफ धकेली जा रही है। तो जो हमारी बॉडी का जो फोर्स है, जो हमारी बॉडी ने जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो बस है और बस जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगाई है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां से देखिए पता चल गया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो टुवर्ड्स द सेंटर है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो दीज आर द काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं ये हमने पढ़ लिए। एक एग्जांपल क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर देखिए कि जो मिल्क होता है, मिल्क में से अगर हम, आपने देखा होगा कि जो मक्खन निकालते हो तो उसको घुमाते हैं, क्रीम सेपरेटर होता है, उसको घुमाते हो तो उसको घुमाने से वो क्रीम सारी जो है वो सेंटर पे आ जाती है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, मैंने अपना बेस्ट दिया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, सो दैट मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।